हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, जो कि 1955 में लागू हुआ था। इस एक्ट में बताया गया है कि हिंदू कौन है, हम किसे हिंदू कह सकते हैं और कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, ये बताया गया है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या होता है, जो कि सेक्शन 9 है। इसका संबंध सेक्शन 13 डाइवोर्स से कैसे है। हम जानेंगे कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, कोई व्यक्ति जुडिशियल सेपरेशन के तहत कैसे डाइवोर्स दे सकता है, यह सब चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि यह कौन सी विधि है। दिस एक्ट में कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कही जा सकेगी। और एक्सटेंट का मतलब होता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर and applies also to Hindus domiciled in the territories to which this act extends who are outside the said territories. It extends to the whole of India. यह पूरे भारत पर लागू है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको आपको नहीं करना है क्योंकि एक बिल आया था द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 31 अक्टूबर 2019 को आया था। इसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर अब ये अपने भारत देश में ही हो गया है। इसलिए अब हमें सिर्फ यही कहना है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। और इसके बाद यहाँ से अप्लाइज आल्सो टू द हिंदूज। इसका मतलब ये होता है कि वह लोग जो भारत को छोड़ के कहीं दूसरे कंट्री में रह रहे हैं उन पर भी यह हिंदू विधि लागू होगी। अब आ जाएगा सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में इस सेक्शन 2 में 3 है, ABC करके है। और 2A में कहा गया है टू एनी पर्सन हु इज ए हिंदू बाय रिलीजियन एंड इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग अ वीरशैव, लिंगायत और अ फॉलोअर ऑफ द ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज। इसका मतलब ये है कि टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन, जो धर्म से हिंदू है, इन एनी इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स, वह किसी भी फॉर्म में हो, जैसे वीर शैव, लिंगायत या फिर फॉलोअर ऑफ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, यह सभी को हिंदू माना जाएगा। जैसे कोई आर्य समाज है, कोई प्रार्थना समाज है, कोई ब्रह्म समाज है या फिर कोई वीर शैव, लिंगायत, इन सब को हिंदू माना जाएगा। यह सेक्शन 2A है। और 2B में कहा गया है कि जो बुद्ध, जैन और सिख बाय रिलीजियन, जो धर्म से बुद्ध, जैन और सिख हैं, उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट उन पर लागू होगा। यह है सेक्शन 2B। और सेक्शन 2C है कि जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी ये नहीं है, वो हिंदू हैं। आपको सीधा ये समझना है कि to any other person domiciled in the territories to which this act extends, who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew, मतलब यहूदी, or by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not passed। हम सीधा कह सकते हैं कि जो सेक्शन 2A है वह वीर शैव और लिंगायत और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, यह सब में हिंदू विधि लागू है। ये
पहला चीज़ वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, इन सब में हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। और जो सेक्शन 2B है वह कहता है जो बुद्ध, जैन और सिख बाय रिलीजियन, धर्म से जो बुद्ध, जैन और सिख हैं उन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है कि उन्हें ही हिंदू माना जाएगा। और जो सेक्शन 2C है वो कहता है कि जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी, जो मतलब यहूदी नहीं हैं, जो ये नहीं हैं उन्हें हिंदू माना जाएगा। जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जो यहूदी नहीं है उन्हें हिंदू माना जाएगा। सेक्शन 2C है। सेक्शन 2 में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बताया गया है। द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एज द केस मे बी। एनी चाइल्ड लेजिटमेट और इलेजिटमेट, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजियन। कोई भी बच्चा लेजिटमेट हो या फिर इलेजिटमेट हो, यदि उसके माता पिता हिंदू, बौद्ध या जैन या फिर सिख में से कोई भी हो तो वह हिंदू माना जाएगा। लेजिटमेट चाइल्ड और इलेजिटमेट चाइल्ड, इसका क्या मतलब होता है? लेजिटमेट चाइल्ड का मतलब होता है कि जैसे किसी कोई बच्चा है और उसके माता पिता जो हैं उनकी जो शादी है, शादी के पहले ही अगर बच्चा हुआ होता है तो इलेजिटमेट तरीके से हुआ होता है, लेकिन माना तो बच्चा ही जाता है। और शादी के बाद जो बच्चा होता है उसे लेजिटमेट चाइल्ड कहते हैं। कोई भी बच्चा अगर लेजिटमेट हो या फिर इलेजिटमेट हो, यदि उसके माता पिता हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख में से कोई भी है तो वह बच्चा हिंदू माना जाएगा। यह एक्सप्लेनेशन बताया गया है। और बी बताए हैं कि एनी चाइल्ड लेजिटमेट और इलेजिटमेट, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख बाय रिलीजन and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged। वही बात यहाँ तक है कि कोई बच्चा लेजिटमेट हो या फिर इलेजिटमेट हो, इसे औरस या फिर जारज, कोई भी बच्चा लेजिटमेट या फिर इलेजिटमेट जिसके माता पिता हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हो तो वह हिंदू होगा। और उसका जो लालन पालन हुआ हो वह किसी आदिम जाति, समुदाय या फिर परिवार के सदस्य के रूप में किया गया है जिससे वह बिलोंग करता है, तो उसे भी हम हिंदू ही कहेंगे। और सी कहा गया है कि एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख, कोई भी व्यक्ति कन्वर्ट हुआ हो या फिर रिकन्वर्ट हुआ है, दोबारा रिकन्वर्ट हुआ है हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख में, तो उसे भी हिंदू ही माना जाएगा। यह सेक्शन 2 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं सेक्शन 3 में डिफिनेशन बताया गया है। किसका डिफिनेशन? कस्टम एंड यूजेज का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, प्रेस्क्राइब्ड, अट्राइन ब्लड, सपेन रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आदि बताया गया। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं। इस डिफिनेशन में बताया गया, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन custom and usage signifies any rule which having been continuously and uniformly observed for a long time has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community or group, family। रूढ़ि और प्रथा, कस्टम एंड यूजेज, रूढ़ि और प्रथा पदों से ऐसा कोई नियम अभिप्रेत है कि जिसे लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए लगातार और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम जाति समूह या फिर परिवार के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त हो गया है। और प्रोवाइडेड दैट द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और वह रूल निश्चित होना चाहिए और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
provided further that in the case of a rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family. इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि जो कस्टम एंड यूजेज होता है उसमें 2-3 शर्त है वो होनी चाहिए। पहली बात वो कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए, उसमें कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए और लंबे समय तक होना चाहिए वो, और वो अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। वह कस्टम एंड यूजेज अनरीजनेबल ना हो वह और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना हो। सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ये सब कंडीशंस अगर फुलफिल होता है तभी वह कस्टम यूजेज सही माना जाता है। जैसे पहले सती प्रथा था, अब नहीं चलता है तो वह कस्टम एंड यूजेज नहीं के अंतर्गत नहीं आता है। ये हो गया कस्टम एंड यूजेज कि वो कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए, उसमें यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए और निश्चित होना चाहिए। अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। सेक्शन 3B में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, और सेक्शन 3C में फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड को बताया गया है कि फुल ब्लड और हाफ ब्लड क्या होता है। 2 persons are said to be related to each other by full blood. 2 व्यक्ति एक दूसरे के सगे कहे जा सकते हैं when they are descended from a common ancestor. जब वे एक ही पूर्वज से और एक ही पत्नी के से जन्मे हो तब वो सगे कहे जा सकते हैं by the same wife, and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives. जब वो एक ही पूर्वज से लेकिन अपने भिन्न भिन्न पत्नी से जन्मे हो तो वह सौतेला कहे जा सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि जब एक ही पूर्वज हो और पत्नी एक हो तो उसे सगा कह सकते हैं, और जब एक ही पूर्वज और पत्नियां अलग अलग हों तो उसे सौतेला कह सकते हैं। ये है हमारा सेक्शन 3C। और सेक्शन 3D में बताया गया है अट्राइन ब्लड, सहोदर। 2 persons are said to be related to each other by अट्राइन ब्लड। 2 व्यक्ति एक दूसरे के सहोदर तब कहे जा सकते हैं when they are descended from a common ancestors but by different husband। जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु उसके भिन्न पतियों से जन्मे हो तो उसे पूर्वजा कह सकते हैं। मतलब एक ही पूर्वजा हो और उसके भिन्न भिन्न पति हो तो उसे सहोदर कह सकते हैं। ये है हमारा सेक्शन 3D। 3D में सहोदर को बताया गया है और एक्सप्लेनेशन किए हैं। इन क्लास C and D, एंसेस्टर इंक्लूड्स द फादर एंड एंसेस्ट्रेस द मदर। मतलब एंसेस्टर का मतलब फादर और एंसेस्ट्रेस का मतलब मदर होता है। ये एक्सप्लेनेशन में बता दिए हैं। सेक्शन 3E में रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है विहित, मीन्स रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। और सेक्शन 3F सपिन रिलेशनशिप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सेक्शन है। सपिन रिलेशनशिप क्या होता है बहुत पूछा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं कि सपिन रिलेशनशिप आखिर है क्या। With reference to any person extends as far as the third generation inclusive in the line of ascent through the mother। इसका मतलब माता की तरफ से 3 पीढ़ी, अभी इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे कि माता की तरफ से 3 पीढ़ी एंड द 5th इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ ascent थ्रू द फादर, और पिता की तरफ से 5 जनरेशन। द लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड in each case from the person concerned who is be counted as the first generation। इसको बता रहे हैं आपको। दूसरे में बताया गया है कि F में 2 है, 1 और 2। दूसरा है 2 persons are said to be supined of each other if one is lineal ascendant of the other within the limits of supin relationship। और
they have a common lineal ascendant who is within the limits of subordinate relationship with reference to each them. सबेंड रिलेशनशिप उसे कहते हैं जो इस सबेंड रिलेशनशिप के लिमिट के अंदर लमसम रहता है। और इसको अगर हम और डिटेल में जानना चाहें सबेंड रिलेशनशिप को, हम देखते हैं माता की तरफ से 3 जनरेशन और पिता की तरफ से 5 जनरेशन। माता की तरफ से 3 जनरेशन का मतलब जैसे आपके माता जी के माता जैसे नाना नानी का परिवार हो गया, ये हो गया माता की तरफ से 3 जनरेशन। और पिताजी की तरफ से 5 जनरेशन का मतलब आपके पिताजी के पिताजी ऐसे करके 5 जनरेशन। तो ये इतना हो गया सबेंड रिलेशनशिप के अंतर्गत। ये माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिताजी की तरफ से 5 पीढ़ी सबेंड रिलेशनशिप के अंतर्गत आती है। ये जब हम लोग सेक्शन 5 पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज अभी आगे, तो उसमें सबेंड रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आएगा कि इस सबेंड रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं ये सेक्शन 3 में ABCD EF में सबेंड बताए गए, हम लोग पढ़ लिए। अब F के बाद एक सेक्शन अभी इसमें है G। F के बाद G आएगा जिसमें बताया गया प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की क्या क्या डिग्री होगी। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, 2 पर्सन आर सेड टू बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसमें 4 डिग्री बताई गई है, 1 2 3 4। इफ़ वन इज लाइनल असेंडेंट ऑफ द अदर, ये एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष हैं, ऐसे करके 1 2 3 4 डिग्री है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बेयर एक्ट आपके पास होगा तो इसे देख लीजिएगा। और फिर सेक्शन 4 आएगा ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। ये बताएगा कि एनी टेक्स्ट रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूजेज एज पार्ट ऑफ द लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर व्हिच प्रोविजंस इज मेड इन दिस एक्ट। बी में एनी लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू हैव, यदि कोई भी विधि इस जो है हिंदू लॉ 1955 के पहले अगर कोई लॉ विधि बनी है, एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट सो फॉर एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस एक्ट। इसका मतलब ये होगा कि यदि कोई विधि जो ये हिंदू लॉ बना है 1955 में, उसके पहले यदि कोई विधि बनी है और वो इस प्रोविजंस के जितना भी असंगत है वह उतनी तक शून्य हो जाएगी। ये है ओवरराइडिंग इफेक्ट का सेक्शन बी। अब आ जाएगा मेन जो हमें पढ़ना है, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज के 5 कंडीशंस बताए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। Conditions for a Hindu marriage. A marriage may be solemnized between any 2 Hindus if the following conditions are fulfilled, namely, neither party has a spouse living at the time of the marriage. इससे पहले देखिए, 2 हिंदुओं के बीच विवाह उस सूरत में अनुष्ठित किया जा सकेगा जिसमें निम्न शर्तें पूरी हो जाती हैं। और ये 5 कंडीशंस की शर्त, जो पहला है कि नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब शादी के समय में पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति मतलब जीवित नहीं रहना चाहिए। दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। यह है पहली कंडीशंस। पति पत्नी तो रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति की जैसे 2 शादी नहीं होनी चाहिए, मतलब उनके पहले से ही कोई पति या फिर पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। और जो सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज का जो क्लॉज 2 है उसमें ABC एक और है, अभी देखेंगे। उसमें 3 कंडीशंस है। एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी, मतलब विवाह के समय दोनों पक्षकार नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind।
इज इनकैपेबल मतलब वह दोनों इस विवाह के समय में कोई भी पक्षकार वैलिड कंसेंट देने के अयोग्य नहीं होने चाहिए। ध्यान से समझिएगा बात कि वैलिड कंसेंट देने के अयोग्य नहीं होने चाहिए, मतलब वैलिड कंसेंट देने के योग्य होने चाहिए दोनों पक्षकार। टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। और जो सेक्शन दूसरे का बी है, दो द कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, यद्यपि वह वैलिड कंसेंट देने के योग्य है, उसके बाद क्या कंडीशन है, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, वे मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित ना हो, सच अ काइंड और टू एन एक्सटेंट एज टू अनफिट फॉर मैरिज, वह मैरिज के लिए अनफिट ना हो, एंड द प्रोक्रिएशन फॉर चिल्ड्रन मतलब वह संतान उत्पन्न के लायक हो, वह संतान उत्पन्न के लिए अयोग्य ना हो। इसमें कंडीशन बताई गई, यद्यपि वो वैलिड कंसेंट देने के योग्य हैं, उसके बाद उनके कोई मानसिक विकार से न पीड़ित हों और वह विवाह के लिए योग्य हों, अनफिट ना हो, और वो संतान उत्पन्न के लायक हो। और हमारा सेक्शन इसी में एक है, अभी कंडीशंस और है सी, 2 का सी है, हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, मतलब उन्हें उन्मत्तता का दौरा बार बार ना पड़ता हो। वैलिड मैरिज का जो कंडीशन 3 है, द ब्राइड रूम हैज कंप्लीट द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब कि जो दूल्हे जो वर की जो आयु है वह कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और वधू की आयु की वर्ष 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अब इस पर विवाद चल रहा है कि लड़कियों की आयु 21 वर्ष की जाए और लड़कों की आयु 24 वर्ष की जाए। जब ये होगा देखा जाएगा, लेकिन आप लोग अभी यही पढ़िए। जो चौथा कंडीशन है, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ द परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन टू। अब यहीं से देखिए, द चौथी कंडीशन है, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो पार्टी होने चाहिए वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में नहीं होने चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है, अभी हम लोग इधर पढ़े थे सेक्शन 2G में डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बताया गया है। इतने कंडीशंस के अंदर कोई भी व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता। ये है कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, ये है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत कोई विवाह नहीं कर सकता, यद्यपि कोई कस्टम और यूजेज उस समुदाय में उनको यह चली आ रही है या कस्टम, तब वह मतलब वह कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं कर सकते हैं। जो सेक्शन 5 है, द पार्टीज आर नॉट सपिंड ऑफ ईच अदर, वह पार्टी सपिंड रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। और सपिंड रिलेशनशिप क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे सेक्शन 3F में कि माता की तरफ से 3 और पिता की तरफ से 5, तो यही है सपिंड रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं होने चाहिए। अगर सपिंड के अंदर विवाह करेंगे तो वह विवाह शून्य माना जाएगा। Unless the custom or usage governing each of them permits of a Hindu marriage between the two, यद्यपि कोई कस्टम और यूजेज को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 3A में हम लोग अभी पढ़े थे। गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज, यदि कोई कस्टम यूजेज उस समुदाय में बहुत दिन से चला आ रहा है तो वह मान लिया जाएगा, अन्यथा वह नहीं किया जा सकता। ये 5 कंडीशंस हैं। इसी 5 कंडीशंस के अलावा और यदि कोई विवाह होता है तो वह विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शून्य माना जाएगा। और इसमें कुछ केस भी है, जैसे सुरेश कुल्हर वर्सेस विजय कुमार कुल्हर, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये सब केस आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा सेक्शन 6, गार्जियनशिप इन मैरिज। गार्जियनशिप इन मैरिज, ये इसको रिपील्ड कर दिया गया एक्ट नंबर 2 ऑफ 1978 में, जो सेक्शन 6 है 10/1/1978
को ये हिंदू मैरिज एक्ट से रिपील्ड कर दिया गया, गार्जियनशिप इन मैरिज। तो हमें पढ़ना है सेक्शन 7। सेक्शन 7 है केयरमोनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के लिए संस्कार। अ हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड, हिंदू मैरिज हिंदू विवाह अनुष्ठित किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड केयरमोनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर टू। हिंदू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के रूप में अनुष्ठित किया जा सकेगा। Where such rites and ceremonies include the Saptapati, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding when the 7 step is taken। ये सेक्शन 7 में मेन बात यही कही गई है कि 7 स्टेप मस्ट बी कंप्लीटेड। जो विवाह में वर और वधू को अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेना आवश्यक होता है। अगर वह 7 फेरे कंप्लीट नहीं हुआ, 6 या फिर उससे कम भी रहा, तो वह शादी वैलिड नहीं मानी जाती है। यह है सेक्शन 7। इस पर केस भी था, है कोई गोपाल लेखरू वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अनादर, और भी केस होगा, आप देख लीजिएगा। ये सेक्शन 7 का मेन मतलब यही है कि 7 स्टेप मस्ट बी कंप्लीटेड, 7 स्टेप पूरे होने चाहिए अग्नि के समक्ष। और सेक्शन 8 है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के लिए रजिस्ट्रीकरण। इसमें बताया गया है कि हिंदू विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट भी हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, जो कि सेक्शन 8 है। इसके बाद सेक्शन 9 आएगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पति पत्नी की शादी हुई है, उसके बाद पत्नी जो है वो अपने मतलब घर पे चली जाती है और वह आती नहीं है बहुत दिन तक, जैसे साल 2 साल तक नहीं आ रही है, तो पति क्या कर सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अपील दायर कर सकता है कि वह आ नहीं रहे हैं, कृपया उन्हें बुलाया जाए और विवाह के संस्कार, विवाह के नियम का पालन करें और वह आकर विवाह को पूर्ण बनाएं, मतलब हमारे घर पर आएं। ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब होता है कि यदि कोई पत्नी अपने मायके चली गई है तो पति वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है, और उसके बाद अगर अपील करने के लमसम 1 साल बाद वह फिर भी नहीं आती हैं तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग डाइवोर्स भी दिया जा सकता है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ पत्नी, इसमें पति भी हो सकते हैं। अगर पति नहीं पति ऐसे कहीं रहेंगे, ऐसे कहीं चले गए, नहीं आ रहे हैं तो, लेकिन ज़्यादा फोकस इसमें उसी रहता है कि यदि कोई पत्नी अपने मायके चली गई है और आ नहीं रही हैं तो उसमें पति एक पिटीशन दायर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो आए कि वह पत्नी आए और विवाह को पूर्ण बनाए, विवाह के नियमों को पालन करें। ये होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। और जुडिशियल सप्रेशन, ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये सेक्शन 9 है। इसके बाद आएगा जुडिशियल सप्रेशन, जो कि सेक्शन 10 है। जुडिशियल सप्रेशन इसमें बताया गया आइदर पार्टी टू अ मैरिज, विवाह के पक्षकारों में से एक भी पक्षकार, वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठित हुआ हो चाहे पश्चात, में प्रेजेंट अ पिटीशन प्रेइंग फॉर अ डिक्री फॉर जुडिशियल सप्रेशन, वह जिला न्यायालय में एक पिटीशन दायर कर सकता है स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। वह 13 धारा 13 की उपधारा 1 के अनुसार वह कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर सकता है इन द केस ऑफ वाइफ आल्सो ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन हेयर ऑफ एज ग्राउंड्स ऑन विच अ पिटीशन फॉर डाइवोर्स माइट हैव बीन
प्रेजेंटेड। इसका मतलब ये है कि विवाह में से कोई भी एक पक्षकार वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठित हुआ हो चाहे उसके बाद में अनुष्ठित हुआ हो, वह जिला न्यायालय को धारा 13 की उपधारा 1 में और पत्नी की दशा में उसी उपधारा के 2 के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी ऐसे आधार पर जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी उपस्थित की जा सकती है, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी उपस्थित कर सकेगा। ये जुडिशियल सेपरेशन जो सेक्शन 10 है और ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो कि सेक्शन 9 है, ये दो पहलू हैं तलाक लेने के लिए। अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के तहत तलाक लिया जाता है तो अगर जिस दिन न्यायालय डिक्री पारित कर देगी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, तब से 1 साल बाद हम पत्नी को तलाक दे सकते हैं। और अगर जुडिशियल सेपरेशन के तहत अगर होगा तो डिक्री पारित होने के 6 महीने बाद, द पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो उसके 6 महीने के बाद हम 13B के तहत जुडिशियल सेपरेशन पर हम तलाक दे सकते हैं। ये दोनों जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट दोनों ही जब हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे तो दोनों और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके आगे वाइड मैरिज, वाइडेबल मैरिज, डाइवोर्स, और अगर कोई 2 विवाह करता है तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट होगी, ये सेक्शन आगे डिफाइंड है, तो हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।